हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वे ऑप्शन आपको क्या दे रखा है। यहाँ पर अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है। सिर्फ अध्यापिका यहाँ पर अपने कार्य को समाप्त कर रही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, बिल्कुल सही बात। बट हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर भाषा की बात की जा रही है, ना कि फाइन मोटर स्किल को विकसित करने की, तो ये भी नहीं होगा। भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है, नहीं, वो तो यहाँ पर पत्तियों की बात हो रही है, जानवर की तो बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, भाषा को कला के साथ जो है समेकित कर रही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर। भाषाई कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। देखिए, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है वो इसलिए नहीं होता है कि हर बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। वहाँ पर तो हर बच्चा जो है अपने जो भाषा होती है, जो उसकी मदर टंग होती है, उसको रखता है। ठीक है, यानी कि हर बच्चे को स्वतंत्रता होती है कि बच्चा जो है अपने मातृभाषा में चीज़ों को कहे। तो ये तो आपका होगा नहीं। बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके। देखिए, इसलिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम नहीं होती है, बल्कि इसलिए होती है कि हर बच्चा जो है वहाँ पर स्वतंत्रता महसूस करे, हर बच्चा समझे कि जो उसकी भाषा है उसको महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके, नहीं, इसलिए भी नहीं होती है। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके, बिल्कुल सही बात। यानी हर बच्चे को ये लगे कि जो उसकी लैंग्वेज है उसको जो है महत्व दिया जा रहा है क्लासरूम में, तभी तो बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए दे रखा है गहन पठन रणनीति डैश पर बल देती है। देखिए, आनंद के लिए पाठ्य वस्तु पढ़ना, ये आपका करते हैं जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर इंटेंसिव यानी कि गहन पठन की बात हो रही है, तो विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, बिल्कुल सही बात। गहन पठन आप कब करते हैं, जब चीज़ों को विस्तृत रूप से आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, ये आपका नहीं होगा। दूसरों के लिए पढ़ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान साधन हो सकता है, क्योंकि डैश यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात। जैसे कि आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी के बुक दिए हैं, ठीक है, उसमें कुछ कुछ इमेजेस आपको दे रखी है, तो उन्हीं को देखकर हमें पता चल जाता है कि इस कहानी में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं पर देखा होगा कुछ इमेज बना दी जाती है। ठीक है, तो उससे आप देखकर जो रिलेट कर पाते हैं कि इसमें हुआ क्या होगा आखिर। ठीक है, तो जो इमेज होती है वो क्यों बनाई जाती है, ताकि हमें एक मोटा मोटा जो संकेत मिल जाता है कि इस कहानी में जो है क्या हुआ होगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है। देखिए, लिखावट सुधारने में मदद नहीं करता है, बल्कि हम जो कहानी होती है उस इमेज के थ्रू रिलेट कर पाते हैं कहानी को। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। यह उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है। देखिए, श्रव्य की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश शामिल है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सुपाठ्य एवं अच्छी लिखावट। सिर्फ अच्छी लिखावट होना, देखिए किसी अच्छे लेखन का जो है नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। विषय वस्तु में कठिन शब्द, ठीक है, देखिए सिर्फ विषय वस्तु में कठिन शब्दों का होना, क्या इससे एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन होगा, तो ये भी नहीं होगा। विचार प्रस्तुति एवं सुसंगता, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। कितना बच्चा जो अपने विचार को प्रस्तुत कर पाया। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में शामिल होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्या है, छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना
पसंद करते हैं यह कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 1 से जो 1.5 साल के बच्चे होते हैं, या फिर उससे भी थोड़े से बड़े कह लीजिए, जो 2 से 3 साल के बच्चे, वो अक्सर करके कोई भी पेन पा जाएंगे, या फिर जो है जो मम्मी लोग लिपस्टिक लगाती है वो मिल जाए उनको, तो वो क्या करते हैं, दीवार पे लेकर के पूरा खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं, बच्चे स्क्रबलिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि आधी तेरी, हिंदी में हम लोग आधी तिरछी रेखाएं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वही दे रखा है कि छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या फिर मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चे का जो शुरुआती लेखन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्रबलिंग, जिसको आडी तिरछी रेखाएं बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिए, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जिगजा लेखन आपका यहाँ पर नहीं होगा, स्ववर्तनी लेखन भी नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, समग्र भाषा से तात्पर्य है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर क्या दे रखा है, शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन। देखिए, ये आपका समग्र भाषा नहीं है। समग्र भाषा का मतलब क्या, समग्र रूप से भाषा को सीखना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना नहीं, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में देखना। ठीक है, टुकड़ों के रूप में समझना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो नाम है वही काम है। समग्र भाषा का मतलब क्या, भाषा को समग्र रूप में सीखना। ठीक है, ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं होगा आपका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, डैश का प्रयोग कर रही है। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्ष पद्धति यानी जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें तो आपकी मातृभाषा का यूज ही नहीं होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। संरचना उपागम में क्या होता है, बच्चों को एक स्ट्रक्चर वे में चीज़ें सिखाई जाती हैं, यानी कि जैसे कि पहले आपका जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, यानी पूरे स्ट्रक्चर वे में बच्चों को सिखाई जाती है। तो यहाँ पर उसकी तो बात हुई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। संप्रेषणात्मक उपागम, इसमें तो बच्चा संप्रेषण करता है एक दूसरे से। 3 ऑप्शन तो आपके इसी तरह से कट गए, तो हमें सिंपली पता चल गया कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें जो टीचर होती है वो मदर टंग की हेल्प से, यानी कि मातृभाषा की सहायता से बच्चों को सिखाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को डैश एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है क्या होगा, याद रखने और समझने। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, जब भी याद रखने की बात हो, रोड नरेशन की बात हो, तो वो तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रखा है, समझने और विश्लेषण करने में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब भी समझ की बात आए, विश्लेषण करने की बात आए, तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। परखने और विश्लेषण करने, देखिए परखने की यहाँ पर बात नहीं हुई है, परखने और संश्लेषण की बात नहीं है, यहाँ पर समझ कर विश्लेषण करना। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता क्या होगा, जब आप किसी चीज़ का अर्थ समझ पाएंगे तभी तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, देखभाल करने वाले का वाक, बाल निर्देशित वाक, शिशु निर्देशित वाक, शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर राइट आंसर जो है बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यात करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोग है, देखभाल करने वाले का वाक। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के सामने किस तरीके की जो है चीज़ें प्रस्तुत की जा रही है, वही तो बच्चा सीखेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है, वाक्य संरचना की समस्या, भाषा के अर्थ की समस्या, विकास की संवेदनशील अवधि, सहज प्रज्ञावाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास की संवेदनशील अवधि। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा भाषाई विकास होता है ये सबसे जो है फास्ट कब होता है, सबसे तीव्र गति से कब होता है, जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, यानी कि जब अर्ली चाइल्डहुड में रहता है। तो ये क्या होता है, भाषा विकास के लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है। इसमें बच्चे का जो भाषा विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। अगर हम नॉम चॉम्स्की की बात करें तो उन्होंने 5 साल तक जो है कहा है कि जो बच्चे का भाषा विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो जब बच्चे को एक जो है
5 साल तक बच्चे को एक अच्छा परिवेश नहीं मिला, उसके आसपास जो है भाषा जो बोलने वाले लोग नहीं थे, तो जो बच्चे का विकास होगा, ठीक है, जो भाषाई विकास होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल पीरियड था भाषा सीखने का वो बच्चे का वो बीत चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पठन का उपकौशल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए, संबंध बनाना ये भी क्या होता है? पढ़ने का एक उपकौशल होता है, सब स्किल्स होती है, ठीक है। इसके अलावा अनुमान लगाना ये भी क्या होता है? जब आप पढ़ते हैं तो क्या चीज़ों का अनुमान नहीं लगाते, ये भी आपका क्या होता है? पढ़ने का उपकौशल होता है। इसके अलावा लिपिबद्ध करना, ठीक है, ये आपका जो है पढ़ने का उपकौशल नहीं होता है, ठीक है। लिपिबद्ध करना किसी चीज़ को, ये पठन का उपकौशल नहीं होता है। अवबोधन भी क्या होता है? आपका पठन का उपकौशल होता है। जो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि संबंध बनाना, अनुमान लगाना और अवबोधन, तीनों क्या होते हैं? पठन के उपकौशल होते हैं। कौन सा नहीं होता? लिपिबद्ध करना। तो यहाँ पर वही पूछा है कि कौन सा जो है उपकौशल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि पठन के उपकौशल बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका संबंध बनाना, अनुमान लगाना और अवबोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए। यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास डैश से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि जो बोधगम्य निवेश है, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट को आपको देखना है। ये किसने दिया था? स्टीफन क्रेशन ने। और इनका क्या है? भाषा अर्जन का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो सेकंड लैंग्वेज होती है हमारी, हम उसको भी अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोधगम्य निवेश नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जो भाषा होती है वो क्या होती है? वो हमारे विचार को निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ किसने बताई थी? ले वाइगोस्की ने। प्याजे ने क्या कहा था कि विचार भाषा को निर्धारित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किसने कहा था कि भाषा विचार को निर्धारित करती है, तो वहाँ पर आपका ले वाइगोस्की होगा। बट अगर आपसे पूछे कि विचार भाषा को निर्धारित करता है, ये किसने कहा था? तो जीन प्याजे ने, ठीक है। स्किनर का व्यवहारवादी का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा जो है अनुकरण से सीखी जाती है, इमिटेट करके वो जो है बच्चा सीखता है। तो तीनों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। स्टीफन क्रेशन ने तो बोधगम्य निवेश दिया था, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कच्चा कच्च का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निर्माणवादी कच्चा कच्च का उदाहरण पूछ रखा है। बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कच्चा कच्च में थोड़ा शोरगुल हो गया है, ठीक है। बिल्कुल सही बात। देखिए, जहाँ पर बच्चा एक्टिव हो वो ऑप्शन क्या होता है? सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सबसे सही होता है। तो जब बच्चा जो परस्पर बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे चीज़ों को सीख रहा होता है, और जब बातचीत करेगा तो थोड़े बहुत तो शोरगुल होंगे ही, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं, यानी सिर्फ वो चीज़ों को छाप रहे हैं, रट रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो वो आपका नहीं होगा। शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव है। बच्चा क्या कर रहा है? सिर्फ सुन रहा है। बच्चा पैसिव यहाँ पर हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। बच्चा भी एक्टिव चाहिए, ठीक है, यानी बच्चा भी टीचर से क्वेश्चन करे, ठीक है, बच्चा आपस में बातचीत करे, डिबेट करे, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। शिक्षार्थी को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, नहीं, इससे जो सबसे अप्रोप्रिएट है बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कितने भी अनुभवी शिक्षक है, जब वो बच्चे से सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर जो आपका शिक्षण होगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग पैसेज भी देखने वाले हैं। देखिए क्या दे रखा है, भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्ष के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। देखिए यहाँ पर मैंने जो अभी आप लोगों को बताया कि जब भी भाषा विचार को निर्धारित करे, तो वहाँ पर वो सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने। और यहाँ पर आपको वहाँ उनका नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन को प्रत्यक्षरण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है, यानी भाषा जो है हमारे विचार को निर्धारित करती है, सिंपली यहाँ पर ये दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है, ये नहीं होगा। हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है, नहीं, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विचारों को आकार देने में भाषा
भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पैसेज को देख लेते हैं किस तरीके से आपको अपने पैसेज सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके जो है पैसेज दे रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में 15 नंबर के आते हैं, और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है आप यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो 15 नंबर होते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये 15 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें कि आप किस तरीके से लास्ट के दिनों में अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि हर बार उनका 88 या फिर 89 नंबर पर रुक जाता है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत में सटे समुद्र में कितने द्वीप हैं। सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। भारत के सटे समुद्र में कितने द्वीप हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है पैसेज में, उसका जो आंसर है आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है बट ज़्यादातर केस में यही होता है कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है उसका जो आंसर है फर्स्ट और सेकंड लाइन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि भारत के सटे समुद्र में कितने द्वीप है। देखिए यहाँ पर दे रखा है भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप है, तो सिंपली आपको मिल गया कि 500 से अधिक द्वीप है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, चौरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, सर्दियों में इनमें आदिवासी रहते हैं, इनकी जीवन शैली प्राषाढ़ युग के मनुष्य की तरह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है, चौरा द्वीप। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया चौरा द्वीप। कार निकोबार इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। देखिए चौरा द्वीप और कार निकोबार द्वीप किसका द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अंडमान निकोबार से। बहुत सारे व्यक्ति क्या करेंगे यहाँ पर कार निकोबार टिक कर देंगे, लेकिन ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंपली यहाँ पर क्या दे रखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप समूह है। चौरा द्वीप कार निकोबार इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। तो इसी लाइन में आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। तो आपको पैसेज को ध्यान से रीड करने हैं और अपने राइट आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, सिंपल से जो है आपको पैसेज दे रहते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे डैश कारण है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पैसेज में। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, कार निकोबार के वासियों ने चौरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। मनुष्य का स्वभाव नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है। देखिए फिर से मैं आंसर जो है यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना आंसर यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य का स्वभाव नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है। इसका मतलब क्या है, मनुष्य क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस ऑप्शन में आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, क्योंकि इसमें तो मनुष्य का मनमौजी स्वभाव ये होगा नहीं, आराम मस्ती है। यहाँ पर सिंपली हमें पता चल रहा है कि नई चीज़ों को जो हम कब खोजते हैं, जब हमारे अंदर किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा होती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। इनके लिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। देखिए बिल्कुल सिंपली आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तब इन आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। क्यों इनके लिए समुद्र यात्रा एक जो है भारी समस्या थी, क्योंकि इनको नाव बनाना नहीं आता था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख ही रहे किस तरीके से आंसर आपको यहाँ पर मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैनो नाव किससे बनाई गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक। ठीक है, जब यह तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब दिमाग कई सक्रिय हो उठे। निकोबारियों पर एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ न कुछ किया जाए। इस तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोगों
को ध्यान आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़कर उसे छीलना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर सिंपली पता चल गया आपको, तरह तरह से काटा। तो केनो नाव जो है किससे बनाई गई थी? नारियल के तनों से, क्योंकि उसका पेड़ उखाड़कर जो उन्होंने क्या किया था, उसको छीलना आरंभ किया गया था। तो जो नाव है वो किससे बनाई जाएगी? तने से ही। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से डैश विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जो ये आपके ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको ग्रामर पूरी की पूरी पढ़नी है। इसको आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन जो आपके पैसेज में दिए रहते हैं ग्रामर के, मतलब कभी कभी 3 से 4 भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उनको आप सिंपली सर्च कर लीजिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लीजिए, जो बेसिक ग्रामर होता है आपका, और वहीं से आपका जो है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 पैसेज अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसी तरीके के आपको जो है ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, उसके बारे में पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, छोटी नाव। तो देखिए नाव की विशेषता को बता रहा है। कुछ लोग, ठीक है, कितने लोग थे? कुछ लोग। ठीक है, नई चीज़, ये भी किसी की विशेषता को बता रही है। खूब प्रसन्न, यहाँ पर किसी विशेषण की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 4th ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से समूह में भिन्न कौन सा है? देखिए, दीप, विद्वान, द्विज और देना। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि समूह में जो है भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देना, क्योंकि द्वीप की तो बात हुई है, विद्वान की भी बात हुई है, और द्विज की भी, और देना की बात नहीं हुई। तो 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि समुद्र का पर्यायवाची आपका क्या होता है? जलधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलज आपका नहीं होगा, जलद नहीं होगा। अम्बु तो आपका आकाश का होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कई दिमाग सक्रिय हो उठे। इसको जो है अर्थ के आधार पर आपको वाक्य भेद यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानवाचक। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संकेत दिया जा रहा है? नहीं। इच्छा जाहिर की जा रही है? नहीं। विषम्यवादी आपका होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधानवाचक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए आपको एक कविता दे रखा है। ठीक है, आपको इसको, अगर छोटी ही कविता है तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कमल आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कमल आज उनकी जयबल। यह कविता किन लोगों को समर्पित है? तो देखिए सिंपली हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कविता है वो वहाँ पर लोगों की बात की जा रही है, जय बोलने वालों की, तो ये आपका नहीं होगा। लेखक और कवियों की यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों की, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा है लिए बिना गर्दन का मोल, कमल आज उनकी जय बोल, यानी कि जो मातृभूमि पर जो है अपनी जान को निछावर कर देते हैं उनकी बात हुई है। तो 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कविता में पूर्ण वेदी से आशय है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। तो पूर्ण वेदी का मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बलिदान की वेदी पर। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, कविता की पंक्ति में कौन सा भाव है? तो देखिए यहाँ पर जो कविता की पंक्ति है उसमें कौन सा भाव है? वीरता का भाव है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो है अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिए, जो कि हमारे जो सैनिक थे। ठीक है, तो आपका 2nd ऑप्शन करेक्ट है। भयानक हास्य, इसका तो बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जल जल कर बुझ गए से आशय, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो गए। दियो का जलकर बुझ जाना ये नहीं होगा, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली अगर आप इन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समूह में भिन्न है। देखिए बोल, मोल, खोल, डोर। तो देखिए यहाँ पर तीनों की बात हुई है बट डोर की बात नहीं हुई, तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। देखिए वहाँ पर क्या पूछा था, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, बट यहाँ पर क्या पूछ रखा है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका बताना है कि कौन सा जो है विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बारी बारी। तो देखिए ये किसी की विशेषता को बता रहा है, नहीं। जय बोल, नहीं, ये भी नहीं होगा। लघु दीप, दीप कैसा है, लघु है, तो यहाँ पर विशेषता को बताया जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। जला अस्थियाँ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है आज के 30 क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोगों ने 15 नंबर जो है पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व किए और 15 नंबर जो है हम लोगों ने पेडागोजी के क्वेश्चनों को देखे। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके ऑनलाइन जो पेपर हुए थे उसमें पूछे गए थे, तो यहाँ से भी आपके जो स्कोर है वो बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं डेली आप लोगों को यहाँ पर एक पैसेज और जो है पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें। आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और इन्हीं में से एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सेट हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्हीं में से जो है आपको एक एक पैसेज देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में। तो प्लीज़ आप जितने भी ऑनलाइन वाले सेट हैं या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन पर है आपको उनको एक बार जरूर लगाएं। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कोई इग्नोर मत कीजिएगा, लगा के जाइएगा, नहीं तो आपको अपने एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पैसेज को जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री के नंबर है 15 नंबर, और 15 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो अभी से आप जो गलतियाँ होनी है आप घर पर ही करके जाइए, 3 से 4 ओमार की प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि अपने एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।